हाय गाइस। तो आज हम हिंदी का करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड हिंदी का जो लेसन है रीढ़ की हड्डी। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। सो आई होप आप सब ध्यान दे के पढ़ेंगे इस लेसन को। रीढ़ की हड्डी, इसका मीनिंग है बैकबोन। जो हमारी पीठ की जो हड्डी होती है, बड़ी सी हड्डी होती है, उसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी। ठीक है। सबसे पहले इसके जो लेखक है वो है जगदीश चंद्र माथुर। उनका कुछ परिचय दिया गया है, वो पहले हम एक बार रीड कर लेते हैं। जन्म 1917, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1978 में इनकी हुई थी और इनका जन्म जो है 1917 में हुआ था। इनका परिचय देखते हैं अब। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। वही बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही बड़े साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे वो। अपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी भाषा को बहुत ही फेमस करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। वे बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही फेमस नाटककार के रूप में वो प्रसिद्ध है, फेमस है, प्रतिष्ठित है वो। प्रमुख कृतियाँ कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि, ये कुछ इनकी प्रमुख कृतियाँ है। अब यहाँ पे कुछ गद्य के संबंधित भी कुछ जानकारी दी हुई है, देखते हैं क्या दिया है। प्रस्तुत एकांकिका में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। यहाँ पे जो पाठ जो हमें पढ़ाया गया है उसमें लेखक ने स्त्री शिक्षा के महत्व, स्त्री शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है उसके ऊपर कुछ बताया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। समाज के जो दकियानुसी मतलब जो छोटे विचार है समाज के, नारी के मतलब स्त्री के शिक्षण, उसके एजुकेशन को लेके उन्होंने क्लियर करते हुए इस पाठ में बताया है। पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। मतलब उन्होंने बताया कि जो विचार है, छोटे विचार इस सोसाइटी के नारी के प्रति, वो सभी बेकार है। उनके ऊपर प्रहार करते हुए नारी शिक्षण को महत्व दिया हुआ है इस पाठ में। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पाठ में क्या बताया है। पात्र, पात्र यानी कैरेक्टर्स। देखते हैं इस पूरे जो एक ये जो पूरा लेसन है वो डायलॉग के स्वरूप है। जो हम डायलॉग राइटिंग जो करते हैं, डायलॉग बाजी जो होती है दो व्यक्तियों के बीच, दो या उसके अधिक व्यक्तियों के बीच, तो वैसा ही पूरा ये चैप्टर है, ये देख सकते हैं आप। देखते हैं इसमें कुल कितने पात्र हैं और वो कौन कौन है वो पात्र, देखते हैं। उमा, उमा सुशिक्षित युवती। उमा जो है वो सुशिक्षित यानी कि एक लिटरेट वुमेन है, एक यंग लेडी है उमा। उमा। रामस्वरूप, उमा के पिता। रामस्वरूप जो है वो इस उमा के फादर है, पिताजी है। प्रेमा, उमा की माँ। शंकर एक युवक है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है। और रतन रामस्वरूप का नौकर है। तो ये हो गए हमारे पात्र जो है इस पूरे लेसन में। अब देखते हैं आगे। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के है। एक कमरे में, ये पूरा डायलॉग है। एक कमरे में अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय, अंदर के दरवाजे से जो महाशय, जो व्यक्ति आ रहे हैं और जिनकी पीठ हमें नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के है। अधेड़ यानी ना वो बूढ़े हैं ना यंग है, एक एवरेज एज के है वो। जैसे आप कह सकते हैं 50-55 एज के आसपास रहेंगे वो। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। एक तख्त यानी एक टेबल कह सकते हैं, एक तख्त यानी छोटा सा टेबल को पकड़े हुए वो कमरे के अंदर आ रहे हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तख्त का जो दूसरा सिरा है, सिरा यानी दूसरी साइड, दूसरा कॉर्नर, तख्त का जो दूसरी साइड है वो उनके नौकर ने पकड़ी है। नौकर यानी उनका सर्वेंट, उसने वो पकड़ रखी है। रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। रामस्वरूप अपने नौकर को कहते हैं कि धीरे धीरे चल और वो जो तख्त है उसका मोड़ दे, मतलब उसको टर्न कर। मोड़ना यानी उसको टर्न कर वहाँ पे। उधर
तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। उधर वो रखते हैं और वो तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन, जो उनका नौकर है, रामस्वरूप का नौकर रतन, वो कहता है बिछा दे साहब। वो उन्हें पूछता है कि यहीं पे रख दूँ इसको। रामस्वरूप ज़रा तेज़ आवाज़ में कहते हैं, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बाँट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? वो कहते हैं और क्या करेगा? बिछाएगा नहीं तो और क्या करेगा? जब भगवान परमात्मा यानी भगवान गॉड अल्लाह जब अकल बांट रहा था तब तू कहाँ गया था? तब तू देर से पहुंचा था क्या वहाँ पे? बिछा दूँ साहब पूछ रहा है, और यह पसीना किस लिए बहाया है? वो कहते हैं बिछाना नहीं है तो इतना पसीना क्यों बहाया हम लोगों ने? रतन तक बिछाता है, ही और खुद ही हंसता है, ही यानी हंसते ना, ही वैसा हंसता है खुद ही। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, दरी यानी चद्दर, जो कवर जो चढ़ाते हैं वो उसका मतलब है दरी, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। वो अपने नौकर से कहते हैं कि बीबी जी के कमरे से हारमोनियम और सितार उठा के लेके आ जल्दी। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। जो रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा जो है वो दोनों मिलकर तख्त पर कवर यानी दरी यानी चढ़ाने लगते हैं, दरी बिछाने लगते हैं उसके ऊपर। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। प्रेमा कहती है अपने पति से कि लेकिन तुम्हारी जो प्यारी बेटी है वो तो अपना मुंह फुलाए यानी गुस्से में बैठी है। रामस्वरूप क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। प्रेमा कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक यानी उसे अच्छे से कपड़े पहना के वगैरह उसे नीचे लाने तुम्ही ने तो कहा था। रामस्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। उमा से कह देना थोड़ा ज़रा करीने से यानी थोड़े अच्छे से आए, यानी थोड़ा अच्छे से नहा धो के थोड़ा मेकअप वगैरह लगा के थोड़े अच्छे कपड़े पहन कर आए। करीने यानी अच्छे से आना, ठीक ठाक आना। ये लोग ज़रा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। यानी कुछ ऐसे लड़की को देखने कोई आने वाले होते हैं और वो रामस्वरूप कहते हैं ये लोग ज़रा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है। जो लोग आने वाले हैं वो खुद पढ़े लिखे हैं और वकील भी है, वकील यानी लॉयर। सभा सोसाइटियों में जाते हैं, सभा सोसाइटी यानी इनकी जो रहन सहन है उनकी बड़े लोगों में उठना बैठना भी है। मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो, लेकिन चाहते हैं जो उनके घर पे जो बहू या बेटी आने वाली है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? प्रेमा पूछती है और लड़के का क्या? रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। BSc के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। रामस्वरूप कहता है कि अगर बाप शेर है तो बेटा भी सवा शेर ही है। बेटे ने BSc के बाद लखनऊ में ही पढ़ रहा है एक मेडिकल कॉलेज में। जो लड़का है जिसके साथ शादी होने वाली है इनकी लड़की की, उमा की, जो उमा की शादी से होने वाली है, उस लड़के ने BSc कंप्लीट की है और लखनऊ में ही एक मेडिकल कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई कर रहा है। और उसका कहना है कि शादी एक सवाल है और पढ़ाई दूसरा सवाल है। क्या करूं, मजबूरी है। शायद उसकी भी सोच जो है वो बहुत छोटी है। अगर आप गांव में वगैरह जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे जो अभी भी 21वीं सेंचुरी में भी बेटी को पढ़ाना इतना ज़रूरी नहीं मानते। तो शायद वैसा ही ये भी छोटी सोच का है। अब आगे देखते हैं। रतन, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज़ में रतन कहता है बाबूजी बाबूजी। जैसे कोई आने वाला होता है ना, जैसे आप भी अगर पढ़ाई करने बैठे हो
और पिताजी आए तो माँ का, अगर आप खेल रहे होते हो और अचानक से पिताजी आए तो माँ कहती है ना, अरे बेटा पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, धीमी आवाज़ में कहते हैं ना, ताकि आप जल्दी से पढ़ाई करने का नाटक करने लग जाओ अपने पिताजी के सामने। वैसे ही रतन भी बाबूजी बाबूजी एकदम धीमी आवाज़ में कहता है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झाँक कर देखते हैं, अरे प्रेमा, वो भी गए, वे आ भी गए। अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। आइए आइए। बापू गो बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? अब वो जो मेहमान है वो आ जाते हैं और रामस्वरूप अपनी बीवी से कहता है, अपनी बीवी प्रेमा से कहता है कि तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा मेहमानों के सामने गाना भी गा देने। अब मेहमान आ जाते हैं। आइए आइए। बापू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। जो बापू गोपाल है, जो शंकर के पिताजी, वो आके तशरीफ रखते हैं, बैठते हैं। तो रामस्वरूप उन्हें पूछता है, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? मकान यानी घर, हाउस, और तकलीफ यानी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको घर ढूंढने में? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, खंखार कर यानी ऐसा अपना गला साफ करते हुए। खंखाना यानी अपना गला साफ करना, ऐसे ऐसा कहते हैं ना हम, वैसे नहीं। टांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? वो कहते हैं, नहीं नहीं, हमें कोई तकलीफ तो नहीं हुई, जो टांगे वाला है उसे रास्ता पता था, तो कैसे रास्ता नहीं मिलता? रामस्वरूप हंसता हुआ लड़के की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टी है? रामस्वरूप हंसते हुए कहते हैं करते हुए, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब यानी लड़के की तरफ फेस करके, वो लड़के की तरफ देखते हैं, लड़का जो शंकर है वो उसकी तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टी है? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वे कहते हैं कि कॉलेज की तो छुट्टियां चालू नहीं हुई है अब तक, छुट्टियां यानी हॉलीडेज, अब तक कॉलेज की तो कोई छुट्टियां नहीं हुई है, लेकिन वीकेंड यानी सैटरडे संडे, वीकेंड यानी सैटरडे संडे जो छुट्टी होती है, इसलिए वो चले आए थे। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? वे पूछते हैं कि आपका जो कोर्स, जो आप कोर्स कर रहे हैं, उसे खत्म होने के लिए बस कुछ एक साल ही बचा होगा ना? शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। तो वो कहते हैं, हाँ यही कोई साल 2 साल बचे हैं। रामस्वरूप, साल 2 साल यानी या तो 1 साल लगेगा, या फिर अगर वो फेल होते हैं तो इसलिए 2 साल लगेंगे, तो इसलिए वो पूछते हैं साल लगेगा या 2 साल? शंकर जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। वे कहते हैं, मैं 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, यानी अगर फेल भी हो गया तो अगले साल बैठूंगा, इसलिए वो कहते हैं कि 1 साल लगेगा अगर पास हुआ तो, और अगर फेल हुआ तो 2 साल। गोप्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अपनी आवाज़ और तरीका वो बदलते हैं और कहते हैं, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए? तो कहते हैं, बिजनेस, जो बिजनेस करने आए हैं उन्हें लगता है कि रिश्ता देखना जो है वो एक बिजनेस है, उन्हें लगता है। जो गोपाल प्रसाद जो है उन्हें लगता है, बहुत ही छोटी सोच का व्यक्ति है ये, उसे लगता है कि रिश्ता देखना जो है वो एक बिजनेस है। आपको मालूम ही होगा कि पहले डावरी वगैरह ली जाती थी, पहले क्यों, अभी भी कई छोटे भाग है, जो हमारे देश के छोटे भाग है, छोटे शहर है, वहाँ पे अभी भी डावरी वगैरह ली जाती है। वैसे तो वो इलीगल है डावरी लेना वगैरह, लेकिन अभी भी कुछ पुराने विचार के लोग हैं जो अभी भी डावरी वगैरह लेते हैं। रामस्वरूप वो चौक गए, बिजनेस, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया बिजनेस मतलब क्या, लेकिन फिर समझ कर, जब उन्हें समझ आता है कि अच्छा बिजनेस मतलब क्या, तब वो कहते, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। वो कहते, हाँ हाँ बिल्कुल, बिजनेस की बातें तो करेंगे, लेकिन पहले नाश्ता तो कर लीजिए, आप ख़त्म तो कर लीजिए नाश्ता आपका। गोप्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? वो कहते हैं, इसकी सब आप तकल्लुफ़ यानी इसकी सब आप फॉर्मेलिटीज़ वगैरह मत कीजिए, इसकी सब आप तकलीफ़ मत लीजिए, नाश्ते की वगैरह तकलीफ़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे गोप्रसाद कहते हैं। रामस्वरूप तकल्लुफ़ किस बात का?
यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। वो कहते हैं तकलीफ़ किस बात की, तकल्लुफ़ यानी तकलीफ़ किस बात की है, ये तो मेरा नसीब है। तकदीर यानी यह तो मेरा नसीब है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ यानी आप यहाँ हमारे यहाँ बैठने आए हैं। अंदर जाते हैं और यह कह के रामस्वरूप अंदर चले जाते हैं। गोप्रसाद अपने लड़के शंकर से कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। गोप्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। गोप्रसाद अपने बेटे से कहते हैं, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। तो गोप्रसाद अपने बेटे से पूछते हैं, तो झुक कर क्यों बैठा है? कुछ लोग रहते हैं ना जो झुक कर बैठते हैं, यानी मतलब वो स्ट्रेट बैठना उन्हें पसंद नहीं होता। कुछ आलसी लोग होते हैं जिन्हें स्ट्रेट बैठना पसंद नहीं होता, वो एकदम झुक कर। जैसे आप भी अपने स्कूल में जब मैथ्स का लेक्चर चलता है तो आप भी कैसे एकदम मरे हुए जैसे एकदम झुक कर बैठ जाते हैं, वैसे वो पूछते झुक कर क्यों बैठा है? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। वो कहते हैं, झुक कर क्यों बैठा है? अच्छे से बैठ, तेरा ब्याह होने वाला है। ब्याह यानी शादी, मैरिज, तेरी वेडिंग होने वाली है। अपनी कमर सीधी करके बैठ जा। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। और उतने में बस आगे वो कहने ही वाले होते हैं कि तभी बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। मेज यानी टेबल पर रख देते हैं। गोप्रसाद, आखिर आप माने नहीं। वो कहते हैं, आखिर आपने तकल्लुफ कर ही ली। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? वो पूछते हैं, आपको विलायती यानी फॉरेन की चाय पसंद है या हिंदुस्तानी, या अपनी देसी जो हिंदुस्तान में बनती है अपनी चाय चीनी और दूध के साथ वगैरह, वो चाय पसंद है आपको? गोप्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिए। वो कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे बस आधा दूध, आधा प्याला दूध और आधा प्याला चाय दीजिए और थोड़ा सा चीनी भी डाल दीजिए। तो शंकर खंखार कर यानी ऐसे ऐसे करके वो अपना गला साफ करके बोलता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो वो कहता है, सुना है कि सरकार अब ज़्यादा जो चीनी लेते हैं उन पर अब टैक्स लगाने वाली है। अब आगे देखते हैं। गोप्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। गोप्रसाद कहते हैं चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे कर ले, पर अगर आमदनी यानी इनकम, आप लिख के ले सकते हैं ये आमदनी, इसका मतलब है इनकम। अगर इनकम करनी है, इनकम लेनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। देखते हैं वो टैक्स कौन सा है। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोप्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले छू भी न करेंगे। तो गोप्रसाद कहते हैं कि हमेशा खूबसूरती पर, अगर कोई ज़्यादा खूबसूरत है तो उस पर ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, और अगर कोई कम खूबसूरत है तो उसके ऊपर कम टैक्स होना चाहिए। अभी आप भी सोच लिया, अगर आपको कोई बोलेगा, अरे यार तू कितना खूबसूरत है यार, तू एक काम कर, तू जितना खूबसूरत होगा उतना तेरा अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स आएंगे, तो आप भी खुश हो जाएंगे ना, बोलेंगे हाँ यार कुछ तो फ़ायदा है मेरी शक्ल का। और अगर मैं बोलूँ कि यार तू इतना खूबसूरत है, मैं तुझे इतने इतने पैसे दूंगा इसके लिए, तो कोई ना नहीं करेगा। अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको पैसे देने हैं इतने खूबसूरत होने के, तो भी कोई ना नहीं बोलेगा। बस वैसे ही है, खूबसूरती पर टैक्स यानी कि कोई भी ना बोलेगा ही नहीं, सब लोग बोलेंगे कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ, मैं ज़्यादा टैक्स भरूंगा वगैरह, ऐसा हो जाएगा। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ यार बात तो सही है, तभी तो सब लोग टैक्स भरेंगे, सब लोग बोलेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गया है। वो कहते हैं, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल बेढंग यानी आजकल खूबसूरती का जो सवाल है वो बहुत ही बड़ा यूज हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था।
तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते बढ़ाते हैं, लीजिए। वो कहते हैं हमारे ज़माने में तो यह सवाल कभी उठता भी नहीं था। और तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, तश्तरी यानी प्लेट, वो जो प्लेट है वो गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए ये कहते हैं। गोप्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। वो भी कहते हैं हाँ बिल्कुल नहीं, हमारे ज़माने में तो ये खूबसूरती का सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता था। रामस्वरूप शंकर जी की तरफ मुखातिब होकर, वो शंकर की तरफ फेस करके बोलते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? वो कहते हैं आपका क्या ख्याल है, मतलब आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, ख्याल मतलब आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। तो शंकर जी कहते हैं किस मामले में, कौन से मामले में आपको मेरा ओपिनियन चाहिए? तो रामस्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। वो कहते हैं कि शादी तय करने में, शादी को फिक्स करने में खूबसूरती का कितना अहम हिस्सा है। क्योंकि पहले के ज़माने में तो शादियाँ भी बहुत जल्दी होती थी और खूबसूरती भी, यानी जो हस्बैंड है उसको अपने वाइफ का चेहरा भी देखने नहीं मिलता था पुराने ज़माने में। आजकल भी कई गाँवों में वो ऐसी रीत चल रही है जहाँ पे शादी के पहले जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ का चेहरा नहीं देख सकता। गोप्रसाद बीच में ही, रामस्वरूप सवाल तो शंकर को करते हैं, लेकिन गोप्रसाद बीच में ही कहते हैं, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, और जायजा जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। वो कहते हैं यह बात दूसरी है रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। यानी वो कहते हैं मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत, यानी ऑफकोर्स, बिना किसी शक, नो डाउट, कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है शादी में। और जायजा यानी जन्मपत्र भी मिलना ही चाहिए। आपको मालूम है शादी करने से पहले बहुत ही दोनों के जो हस्बैंड और वाइफ जो होती है, लड़का और लड़की, उनके जन्म पत्र मिलाने के बाद ही शादी होती है। रामस्वरूप जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। वो कहते हैं जी बिल्कुल, जायचा का मिलना क्या कोई बड़ी बात तो नहीं है। ठाकुर जी यानी भगवान, गॉड, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मतलब अपने आप ही वो मिल जाएगा अभी तो। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। शंकर जो है वो हंसता है, लेकिन जो गोपाल प्रसाद जो है वो बहुत ही गंभीर यानी सीरियस हो जाते हैं इसके बारे में। गोप्रसाद लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। ये जो लोग हैं वो बहुत ही छोटी सोच के हैं, उन्हें लगता है कि लड़कियां जो पढ़ बढ़ कर क्या कर लेंगी, आखिर में उन्हें तो अपने हस्बैंड के इनकम से ही खाना वगैरह है, और आखिरकार उन्हें घर बैठे अपना झाड़ू पोछा और घर वगैरह ही तो संभालना है। इसलिए उन्हें लगता है कि लड़कियों का पढ़ना इतना नेसेसरी नहीं है। रामस्वरूप मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। वो टेबल को जो है एक तरफ साइड कर लेते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अंदर जोर से कहते हैं, अरे ज़रा पान भिजवा देना। पान यानी जो बहुत सारे जंग खाते हैं पान, वही वो कहते हैं, ज़रा पान भिजवा देना ज़रा। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उमा जो अपनी पान की तश्तरी मतलब जो डिब्बा होता है पान का, वो अपने पिताजी को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। जब वो तश्तरी अपने पिता को देती है तब उस समय उसका जो चेहरा ऊपर हो उठ जाता है और उसका नाक पे जो सुनहरी यानी चमकीली जो रिम वाला चश्मा होता है ना, चश्मा ऐसा आपने देखा रहेगा चश्मा, उसके ऊपर जो ये फ्रेम होती है, यहाँ पे जो फ्रेम होती है बॉर्डर पे उसके, उनको वो चश्मा दिख जाता है। रिम मतलब वो रिंग ही होती है, ठीक है, वो सुनहरी रिम वाला उनको चश्मा दिखता है और दोनों बाप बेटे चौंक उठते हैं।
गोप्रसाद और शंकर एक साथ, दोनों बाप बेटे एक साथ कहते हैं चश्मा। उन्हें शौक लग जाता है कि लड़की को चश्मा भी है। रामस्वरूप, जरा सकप सकप काकर, जी वह मतलब वो थोड़े डर कर, जी वह तो वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। वो कहते हैं, थोड़े डर कर कहते हैं वो, कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लग गई थी, इसलिए कुछ महीने इसको चश्मा लगाना नेसेसरी हो गया है। गोप्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? वो कहते हैं, पढ़ाई की वजह से तो ज़्यादा पढ़ लिया, इससे तो चश्मा तो नहीं ना लग गया कहीं। रामस्वरूप, नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना। वो कहते हैं, नहीं साहब, वो तो मैंने आपको बता दिया ना, अर्ज करना यानी बता देना। या आपको मुहावरों में भी आ सकता है, अर्ज करना यानी बताना। वो कहते हैं, नहीं साहब, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पढ़ाई लिखाई उसकी तो की ही नहीं है इसने, बहुत ही कम पढ़ी है ये। गोप्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, वो संतुष्ट हो जाते हैं, मतलब वो मान लेते हैं सब कुछ, और अभी कोमल स्वर यानी अपने जो आवाज़ है वो अभी वो धीमी कर लेते हैं और कहते हैं, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। वो कहती है, हाँ बेटी, वहाँ उस तख्त पर बैठ जाओ, उस टेबल पे बैठ जाओ। वो अपना जो बाजा है, जो हारमोनियम और सितार उन्होंने पहले लाया था, बस उस बाजे के बाजू में जाके बैठ जाओ। और उमा वहीं पे बैठती है। गोप्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? वो कहते हैं, इसकी चाल वाल तो बस सब बराबर है, मतलब ये लड़की जो है वो लंगड़ी वगैरह तो नहीं है, इसके दोनों पैर बराबर है और चलती भी बराबर है। चेहरे पर भी छवि है, मतलब चेहरे पर भी खूबसूरती है, छवि है मतलब खूबसूरती है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? हाँ, लेकिन अगर कुछ उसको गाना वगैरह भी तुझे आता है क्या, वो उसे पूछते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक आध गीत सितार के साथ। रामस्वरूप कहता है, हाँ, इसे सितार भी आता है और बाजा बजाने भी आता है। सुनाओ तो उमा। वो उमा से कहते हैं, एक गाना तो सुना दो उमा सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन, मेरे मेरे तो गिरिधर गोपाल, गाना शुरू कर देती है। उमा जो है वो अपना सितार लेकर जो मशहूर भजन है मीरा जी का, वो गाना स्टार्ट कर देती है। मेरे तो गिरिधर गोपाल, वो जो गाना है वो अपना शुरू कर देती है गाना। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। जो आंखें हैं, जो उमा की और शंकर बाबू की जो आंखें हैं, वो एक साथ टकरा जाती है और दोनों बस देखते देखते बैठते हैं एक दूसरे को, और इसी वजह से उमा अपना गाना बीच में ही रुका देती है। जैसे पिक्चरों में, जैसा आपने देखा रहेगा पिक्चर में वगैरह, जब हीरो और हीरोइन एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों अपना काम छोड़कर बस एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। बस यहाँ पे भी वैसे ही बताया है कि जब शंकर और उमा की आंखें मिलती है, तब उमा अपना गाना वहीं पे रोक देती है। रामस्वरूप, क्या क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। वो कहते हैं, क्या हुआ उमा, गाने को पूरा तो करो। गोप्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोप्रसाद, अभी ठहरो बेटी। गोप्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं, बस हो गया, इतना गाना बस हो गया, आपकी बेटी जो है बहुत ही अच्छा गाती है। और बस यह सुनकर उमा अंदर जाने ही वाली होती है, तभी गोप्रसाद उसे रोक देता है। अरे ठहरो। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। वो कहती है, रामस्वरूप कहते हैं, बेटा थोड़ा और टाइम थोड़ा सा बैठ जाओ यहीं पे। गोप्रसाद, उमा से गोप्रसाद कहते हैं, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम पेंटिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत कर लेती हो? तो उसके ऊपर उमा कुछ भी नहीं करती, वो एकदम चुपचाप बैठी रहती है। रामस्वरूप, हाँ, वह तो आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। रामस्वरूप कहता है, हाँ, वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि मेरी बेटी जो है वो तस्वीर भी बना लेती है अच्छी सी, और वो जो टंगी हुई तस्वीर है ना, वो कुत्ते वाली, जिसके ऊपर कुत्ता बनाया हुआ है वह, और उस दीवार पे भी एक टंगी है, देखिए, वो भी पेंटिंग मेरी बेटी उमा ने ही की है।
मतलब देख सकते हैं आप, उमा बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, उसे ड्राइंग करना भी आता है, सिलाई वगैरह भी आता है, गाना भी आता है और पढ़ी लिखी भी है वो लड़की। गोप्रसाद, यह तो बहुत अच्छा अच्छा है। और सिलाई वगैरह वगैरह, उसे भी पेंटिंग अच्छी लगती है गोप्रसाद को, और वो कहता है ठीक है पेंटिंग वगैरह तो अच्छी है, और सिलाई का वगैरह क्या? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, वह यहाँ तक कि मेरी कमीज़ भी। वो कहता है कि सारे घर की जो सिलाई है वो इसकी ही जिम्मेदारी है, मतलब सारे घर की सिलाई उमा ही करती है, यहाँ तक कि रामस्वरूप की जो कमीज़ है अगर वो फटी रहेगी तो वो भी उमा ही सिला देती है। कमीज़ यानी कि शर्ट, और जिम्मा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे घर का काम करना वह इसका ही कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गोप्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं थे। वो कहता है हाँ बेटा, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने कुछ इनाम, इनाम यानी रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स भी तो कुछ जीते हैं ना तुमने। उमा, चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद उधिर हो उठते हैं और रामस्वरूप चकपकाते हैं। मतलब उमा जो है वो एकदम चुप रहती है, वो कुछ कुछ भी नहीं कहती, और इसलिए इशारा करते हुए रामस्वरूप जो है खांसता है ऐसे। उसको लगता है कि अभी उमा कुछ बोलेगी, खांसते ना ऐसे, जहाँ पे बोलने का मौका नहीं होता तो हम बस खांसी करने में ही इशारा कर देते, तो वैसे वो खांसता है। लेकिन फिर भी उमा जो है वो अपनी गर्दन नीचे झुकाई हुए ही बैठती है। अब गोपाल प्रसाद जो है वो अधीर हो जाता है, वो गुस्से में हो जाता है कि क्या ये लड़की को बोलना आता है लेकिन ये बोल क्यों नहीं रही है, क्या बात है ऐसी। और रामस्वरूप भी एकदम सकपकाते हैं, यानी वो डरते हैं कि क्या हुआ, ये लड़की जो है बात क्यों नहीं कर रही, ये अच्छा खासा रिश्ता जो है वो शायद से तुड़वा के ही रहेगी, इसलिए रामस्वरूप भी थोड़ा डर जाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। रामस्वरूप कहता है जवाब दो उमा, और गोपाल प्रसाद से कहता है जरा क्या है, मेरी बेटी जो है वो शर्माती है, शर्माती यानी वो थोड़ी शाय है, वो अभी आप नए नए मेहमान आए इसलिए उसको थोड़ी शर्म आ रही है। बस वो आगे बोलने ही वाला होता है कि इनाम तो इसने, तभी गोपाल प्रसाद उसे रोक देता है। ज़रा रूखी आवाज़ में, रूखी आवाज़ मतलब थोड़े गुस्से में कहता है, वो थोड़ा स्ट्रिक्टली कहता है, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलने चाहिए। वो कहते हैं थोड़ा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, कि आपकी बेटी को भी थोड़ा बात करना चाहिए ना। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। वो अपनी बेटी को कहता है कि तुझे कुछ पूछ रहे हैं वो, तो प्लीज़ तू जवाब देना। जब उमा आखिरकार अपना मुंह खोल ही देती है, हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ से, वो हल्की मतलब स्लो आवाज़ में कहती है, लेकिन मजबूत, मजबूत यानी उसके आवाज़ में कॉन्फिडेंस होता है। भले ही वो आवाज़ तेज़ बढ़ा करके तो आवाज़ बोलती नहीं, लेकिन फिर भी उसके आवाज़ में कॉन्फिडेंस होता है। वो कहती है, क्या जवाब दूँ बापूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखलाता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। मतलब देखिए वो क्या उमा क्या कहती है कि जब कुर्सी और मेज दुकान में बेचे जाते हैं तब खरीदार कुर्सी और मेज से सवाल नहीं पूछता, वो तो दुकानदार से ही सवाल पूछता है ना, क्योंकि कुर्सी और मेज तो बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली डील तो उनकी हो रही है, लेकिन हम लोग बात किससे करते हैं, बात तो हम लोग दुकानदार से ही करते हैं। वो भी वैसे ही कह रही है, पसंद आ गई तो अच्छा वरना, अगर किसी को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो ठीक है वो ले लेंगे, वरना क्या, वरना नहीं लेंगे। तो ऐसे ही वो उमा भी कहती है कि आप भी बस मेरा, उसको इनडायरेक्टली क्या कहना होता है कि आप भी बस मेरा यही तो कर रहे हैं, आप भी मुझे बेच ही रहे हैं, तो उसमें मैं क्या कहूँ, आप मेरे दुकानदार हो और जो आए हैं वो खरीदार है, आप ही बात कर लीजिए, मुझे क्या बोलना है। तो ऐसे कुछ वो रूढ़ शब्दों में, कुछ कठोर शब्दों में वो भी अपने बोल प्रकट करती है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बापूजी। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो, उन्हें डर लगता है, वो चौंक जाते हैं कि क्या मेरी बेटी क्या कर रही है, सबके सामने मेरी इज्जत उतार रही है, ऐसा उन्हें लगता है, तो इसलिए वो अपनी बेटी को चिल्लाते हैं, लेकिन उमा कहती है मुझे कहने दीजिए बापूजी। गोप्रसाद ताव में आकर, गोप्रसाद भी है वो भी एकदम अभी ताव में आ जाते हैं, और वो भी कहते हैं बाबू रामस्वरूप
आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? वो कहते हैं कि क्या आपने मेरी इज्जत, अगर आपको मेरा रिश्ते, मेरे जो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको बताए थे, अगर आपको पसंद नहीं थे तो आप मुझे पहले ही बता देते ना। आपने यहाँ पे मुझे जलील करने के लिए क्यों बुलाया? ऐसे गोपाल प्रसाद कहते हैं। उमा तेज आवाज में, अब उमा भी जो है अपनी आवाज़ तेज कर लेती है। जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। तो उमा भी क्या कहती है कि हमारी बेइज्जती नहीं हुई कि कब से आप हमारा नाप तोल कर रहे हैं। अब इंसानों का तो नाप तोल वैसे होता नहीं है, लेकिन गोपाल प्रसाद जो है वो वही कर रहे थे, कब से नाप तोल ही तो कर रहे थे वो। उन्होंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि हम बिजनेस करने आए हैं यहाँ पे। तो वो भी वही कहती है, आप हमारे यहाँ पे नाप तोल करने नहीं आए तो हमारी बेइज्जती नहीं कर रहे आप। शंकर, बापूजी चलिए। गोप्रसाद, क्या क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब वो भी पूछते हैं कि क्या तुमने कॉलेज में पढ़ाई की है अपनी? उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। उमा भी अभी बड़ी तेज आवाज़ में कहती है कि जी हाँ, मैंने भी पढ़ाई की है, और उसे वो कहने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि जी हाँ पढ़ाई की है तो एक तो गर्व की बात है ये तो। मैंने बीए पास किया है, उसने बीए पास किया होता है, कोई पाप नहीं किया। वो कहती है मैंने कोई पाप नहीं किया पढ़ाई करके, या फिर कोई चोरी भी नहीं की। आपके बेटे के जैसे मैंने लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक नहीं की है। वो कहती है मैंने कोई पढ़ाई की है, मैंने कोई पाप नहीं किया, ना कोई चोरी की है। आपका बेटा जो है वो तो लड़कियों के कॉलेज में ताक झांक यानी झांक कर देखता रहता है लड़कियों के कॉलेज में। कायर, कायर यानी डरपोक की जैसे, कायर यानी किसी डरपोक के जैसे आपका बेटा लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करता रहता है। अब तो हम सबको मालूम है कि जो ऐसा करता है वो तो कोई फालतू लड़के ही होते हैं ऐसे सब करने वाले। मुझे अपनी इज्जत, अपने नाम का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे। वो कहती है मुझे तो अपनी इज्जत का ख्याल है, लेकिन आप अपने बेटे से पूछिए कि वो कैसे अपनी नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे। मतलब शायद से इसने भी कुछ गंदा ऐसा कोई काम किया रहेगा अपनी नौकरानी के साथ वगैरह, जिसकी वजह से उसे अपने नौकरानी के पैर पड़ने लग गए थे। रामस्वरूप, उमा, उमा, वो अपनी बेटी को चिल्लाते रहते हैं रामस्वरूप। गोविंद प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, अब गोविंद प्रसाद को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। वो कहते हैं कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। दगा यानी धोखा देना। पहले उन्होंने उसे बताया कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है वगैरह, और अभी ये सब उल्टा हो रहा है। आपकी बेटी बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। वो कहते हैं आपकी बेटी तो बीए तक पढ़ी लिखी है, लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि उसने सिर्फ मैट्रिक किया है। मैट्रिक यानी 10वीं तक, मैट्रिक यानी 10th स्टैंडर्ड, 10वीं तक की पढ़ाई लिखाई हुई है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए, अब वो दोनों दरवाजे की तरफ, बाप और बेटा, मतलब गोपाल प्रसाद और जो शंकर है, वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। वो कहती है ठीक है, बड़े शौक से चले जाइए आप, लेकिन घर जाते हुए पहले ये पता कर लीजिए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी यानी आपके बेटे की जो बैकबोन है, जो हमारे बैक में जो एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो है बीच की जो हड्डी होती है, जो हमारी सबसे मेन हड्डी होती है, वो है भी या नहीं आपके बेटे की। और वो ये भी कहती है रीढ़ की हड्डी यानी उसे इंग्लिश में बैकबोन कहते हैं। तो वो बता देती है कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। बापू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है, और उनके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। अब जो गोपाल और जो ये जो है गोपाल प्रसाद और शंकर जो है वो गुस्से में निकल जाते हैं, और उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस होती है ये सब सुनने के बाद, और उमा भी उसके बाद चुप हो जाती है बिल्कुल। तो ये था हमारा लेसन भोर का तारा एकांकी संग्रह से। अब भोर का तारा एक बुक है, उसमें से ये पार्ट जो है वो निकाला गया है। ये जो पार्ट है पूरा बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है,
और मैं आई होप कि आपको सबको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हम सब जो है वो एक 21st सेंचुरी में अभी हम हैं, और कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि लड़की पीछे है या लड़का आगे है। अब हम सभी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। तो उसी के ऊपर ये एक लेसन था, ताकि कोई भी ये ना समझे कि लड़की जो है उसके लिए एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आजकल सभी, लड़की हो या लड़का, दोनों ही अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। तो बहुत ही ईजी लेसन था ये। तो आई होप आपको ये लेसन ईजी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।